मित्रों नमस्कार। आज हम इस सत्र में भाषा विकास के बारे में जानेंगे। भाषा के स्वरूप, भाषा की उत्पत्ति, भाषा के प्रकार के बारे में जानेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। पाणिनि के अनुसार जिसका अर्थ है वाची व्यक्ताया, यानी व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी से अभिप्राय मानव वाग अवयव द्वारा उच्चारित स्पष्ट सार्थक ध्वनि विशेष है। पतंजलि महाभाष्यकार के अनुसार व्यक्तावाची वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाचः, जो वाणी में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। वैसे ही यास्काचार्य निरुक्तकार के अनुसार अणीयस्त्वात् वाच्य शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थम लोके, मनुष्य द्वारा वाणी से उच्चारित ध्वनि संकेतों से गठित शब्दमयी भाषा ही वस्तुतः भाषा है। तो इस भाषा का स्वरूप क्या है, कैसा है, जैसा हम समाज में देखते हैं, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो भाषा मानव मुख निसृत सार्थक ध्वनियां है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों का समूह है। भाषा में ध्वनियों का सुसंबंधित सुव्यवस्थित योजना का क्रमबद्ध संगठन होता है। मनुष्य के मुख निसृत ध्वनि विचार विनिमय का एक प्रमुख साधन है। भाषा की समाज सापेक्षता ही उसकी जीवंतता तथा सार्थकता का प्रतीक है। भाषा मानव मुख निसृत उच्चारित स्पष्ट सार्थक एवं यादृच्छिक ध्वनियों का क्रमबद्ध समाज सापेक्ष एवं विचार विनिमय का सहायक साधन है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई होगी, यह प्रश्न मन में सदैव उठता होगा। तो इस प्रश्न अभी नहीं, यह प्राचीन काल से ही विचारणीय रहा है एवं वर्तमान में भी यह प्रश्न विद्यमान है। परंतु समय समय में भाषा चिंतकों, विचारकों, मनोवैज्ञानिकों एवं विद्वानों द्वारा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न मत एवं सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। भाषा उत्पत्ति को उनके सिद्धांतों के आधार पर 4 भाग में बांटा जा सकता है, जैसे श्रद्धा, विश्वास एवं आस्था पर आधारित सिद्धांत, अनुमान पर आधारित सिद्धांत, आंशिक अनुमान पर आधारित सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक आधारित सिद्धांत। श्रद्धा एवं विश्वास एवं आस्था पर आधारित सिद्धांत में इसके अंतर्गत स्व आस्था एवं विश्वास एवं श्रद्धा के आधार पर भाषा की उत्पत्ति या मूल रूप की स्वीकारोक्ति है, जैसे दैवोत्पत्ति सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति के संदर्भ में यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा ईश्वर प्रदत्त है। जैसे संस्कृत को आदि भाषा, देवभाषा की संज्ञा दी जाती है। पारसी अवस्था को, बौद्ध मतावलंबी पाली को, जैन मतावलंबी अर्धमगधी को, ईसाई मतावलंबी हिब्रू को एवं इस्लाम मतानुयायी अरबी को संसार की मूल भाषा के रूप में मानते हैं। संसार के विविध भाषाओं में विविध भेद एवं भाषाओं में निरंतर परिवर्तनशीलता इस सिद्धांत का खंडन करता है। आगे अनुमान पर आधारित सिद्धांत। अनुमान पर आधारित सिद्धांत के अंतर्गत कई सिद्धांत हैं, जैसे डिंग डंग अथवा धातु सिद्धांत। इस सिद्धांत को रणन, अनुकरण एवं डिंग डांग अथवा धातु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
इस सिद्धांत का प्रवर्तक प्लेटो है एवं इस सिद्धांत को व्यवस्थित करने में हेस एवं मैक्स मुलर ने कार्य किया है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर वस्तु की अपनी ध्वनि होती है। मनुष्य उसी ध्वनि को सुनकर उसके अनुसार बोलने का प्रयास किया होगा। जैसे नदी कलकल करता है, नद करता है, इसीलिए नदी, पानी टप टप करता है, इसीलिए टपकता है। हर वस्तु में ध्वनि न होने के कारण यह भी सिद्धांत ग्रहणीय नहीं है। आगे संकेत सिद्धांत, इसे निर्णय सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का जन्मदाता फ्रांसीसी विचारक रूसो है। पहले मनुष्य अपने अंग संकेतों से अपने विचार प्रकट करने में प्रयास कर रहा होगा एवं उसी से ही इसकी उत्पत्ति हुई होगी। मनुष्य जब अंग संकेतों से अपने विचार प्रकट करने में अक्षम होने लगा होगा, तब सम्मिलित रूप से वाचिक संकेतों द्वारा वस्तुओं के लिए अलग अलग ध्वनि संकेतों का विकास किया, जिससे भाषा की उत्पत्ति हुई, ऐसा इस सिद्धांत वालों का मानना है। जब भाषा का अस्तित्व ही नहीं था, तब ध्वनि संकेतों का विकास कैसे संभव हो सकता है? इस प्रश्न के आधार पर इस सिद्धांत का खंडन हुआ। अनुमान आधारित सिद्धांत के अंतर्गत और एक सिद्धांत है जो है संगीत सिद्धांत, यानी सिंग सॉन्ग थ्योरी। इसे प्रेम सिद्धांत अथवा वो सिद्धांत भी कहा जाता है। डार्विन, स्पेंसर, येस्पर्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के अंतर्मन संगीत से ही भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। मनुष्य एकांत में आनंद या दुख की स्थिति में अनायास गुनगुनाता है। मनुष्य के इस गुनगुनाने की स्वाभाविक प्रक्रिया से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा इस सिद्धांत के अनुयायियों को मानना है। भाषा उत्पत्ति के मूल प्रश्न के समाधान में इसका कोई योगदान न होने के कारण यह सिद्धांत भी निराकृत हुआ। ऐसा ही पूर्ण रूप से अनुमान आधारित सिद्धांत निराकृत किया गया। आगे आंशिक अनुमान पर आधारित सिद्धांत के अंतर्गत भी कई सिद्धांत आते हैं, जैसे अनुकरण सिद्धांत। इस अनुकरण सिद्धांत को ध्वन्यात्मकानुकरण, शब्दानुकरणवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। हिप्टिनी, हर्डर जैसे विद्वानों ने इसका प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न वस्तु, जीव जंतु, पशु पक्षियों आदि की ध्वनियों का अनुकरण करते हुए भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा मानना है। उसी ध्वनि के आधार पर उस वस्तु या प्राणी का नामकरण किया और इस प्रकार शब्दों का विकास हुआ। जैसे कुकू से कोयल, पटपट से पटाखा, झरझर से निर्झर, धड़ धड़ से धड़ा। संसार में ध्वन्यात्मक शब्दों की संख्या में अत्यंत कमी होने के कारण इसकी यथार्थता को अंगीकार करना कठिन है, यानी अंगीकार नहीं किया जा सकता। आगे इसके अंतर्गत दूसरा एक सिद्धांत है जो है आवेग सिद्धांत। इस आवेग सिद्धांत को पुह सिद्धांत, मनोभावाभिव्यंजकतावाद, मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजकवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस विचार के अनुसार मनुष्य विचार प्रधान प्राणी न होकर भाव प्रधान प्राणी हुआ करता था। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य भावावेश में हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा इत्यादि की मनस्थितियों में ओह, आह, है, उफ, धिक, छी
इत्यादि ध्वनियों से मनोभाव प्रकट करते करते भाषा का विकास हुआ, जैसे धिक से धिक्कार। परंतु विभिन्न भाषाओं में इस प्रकार शब्दों का एक रूपता न होना एवं इसके द्वारा केवल आवेगता का ही व्यक्त किए जाने का आक्षेप में इसका खंडन किया गया। आगे मनोविज्ञान आधारित सिद्धांत। मनोविज्ञान आधारित सिद्धांत के अंतर्गत भी कई सिद्धांत आते हैं, जैसे इंगित सिद्धांत। इंगित सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने आंगिक चेष्टाओं या ध्वनियों का वाणी के द्वारा अनुकरण किया, जिससे भाषा बनी। जैसे दांतों की बजाने की क्रिया से चबाना, पीने की उत्पन्न ध्वनि से पीना, हा हा से हंसना। इस सिद्धांत का जन्मदाता प्रोफेसर रिचार्ड एवं जोहानसन माने जाते हैं। पॉलिनेशियन भाषाविद डॉक्टर राय भी इसका प्रस्तावक है। चेष्टाओं अथवा क्रियाओं के आधार पर शब्द की रचना की निर्मलता एवं निराधरता के कारण यह सिद्धांत का भी निराकरण किया गया। आगे इसके अंतर्गत आता है श्रम ध्वनि सिद्धांत। श्रम ध्वनि सिद्धांत को श्रम परिहरणवाद सिद्धांत अथवा ये हे होवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक भाषा शास्त्री न्वारे है। मनुष्य श्रम करते वक्त हूँ, ही ओ, हैसा इत्यादि शब्दों का उच्चारण करता है। इन्हीं शब्दों से ही भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा इस सिद्धांत अनुयायियों का मानना है। परंतु श्रम ध्वनियों की निरर्थकता होने के साथ साथ अनिश्चितता के कारण सार्थक भाषा की उत्पत्ति में इसका स्वीकार करना असंभव है एवं कठिन है। अतः इस सिद्धांत का भी निराकरण किया गया। इसके अंतर्गत अग्रिम जो सिद्धांत है वह है संपर्क सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का दूसरे से संपर्क स्थापित करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वह स्वाभाविक प्रवृत्ति से भावात्मक जुड़ाव, वैचारिक जुड़ाव भी होता है एवं उसी भावात्मक एवं वैचारिक जुड़ाव से भाषा विकसित हुई होगी, ऐसा इस सिद्धांत वालों को मानना है। जी रेवेज इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कुछ सीमा तक अंगीकार करने के बावजूद भी यह पूर्ण समाधान कारक न होने के कारण यह भी सिद्धांत निरस्त हुआ। भाषा उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों का निराकरण होने के बावजूद भी भाषा निरंतर परिवर्तमान है। भाषा निरंतर विकासशील है। भाषा विकास। भाषा किसी भी रूप में होने वाली भाषा में परिवर्तन को भाषा परिवर्तन अथवा भाषा विकास कहते हैं। भाषा विकास में भाषा के ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य, अर्थ आदि पांचों अंगों में से किसी भी अंग में हुई परिवर्तन भाषा परिवर्तन या भाषा विकास का परिचयक है। भाषा समाज का वह अमूल्य धरोहर है जिसका निर्माण समाज के लिए मनुष्य एवं समाज द्वारा ही होता है। जैसे समाज में विकास एवं परिवर्तन होता है, भाषा भी परिवर्तित होती चली जाती है। भाषा के विकास के क्रम में भाषा विविध रूपों को धारण करती है, विभिन्न स्वरूपों को धारण करती है। जैसे मातृभाषा। शिशु सर्वप्रथम जिस भाषा का अनुकरण करता है, जिस भाषा को बोलने लगता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। वैसा ही भाषा का अन्य एक स्वरूप है जो मूल भाषा के रूप में जानी जाती है। मूल भाषा
वह प्रारंभिक भाषा जो कालांतर में कई भाषाओं के रूप में विकसित हुआ है। जैसे संस्कृत भाषा, भारत के लगभग सभी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई है, अतः संस्कृत भारत की मूल भाषा के रूप में जानी जाती है। भाषा के विविध रूप में और भी रूप हैं, जैसे बोली भाषा। किसी स्थान विशेष की बोलचाल की भाषा बोली भाषा के रूप में जानी जाती है। भाषा के रूप में दूसरा भी स्वरूप है व्यक्ति भाषा। वैयक्तिक विभिन्नता के कारण व्यक्ति व्यक्ति में दिखने वाला भाषा भेद में एक व्यक्ति की भाषा व्यक्ति भाषा के रूप में जानी जाती है। भाषा का एक स्वरूप उपभाषा भी है। भाषा एवं बोली के बीच की स्थिति उपभाषा कही जाती है। जैसे पूर्वी हिंदी, पूर्व के प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी। जैसे भाषा का अन्य भी स्वरूप है साहित्यिक भाषा। स्थानीय प्रभाव से मुक्त वैयाकरण नियम से आबद्ध भाषा, विशेष करके जिसमें लेखन कार्य को रूप दिया जाता है। वैसा ही भाषा का अन्य एक रूप है परिनिष्ठित भाषा। इसे मानक भाषा, आदर्श भाषा इत्यादि रूप में भी जाना जाता है। प्रायशः भाषा का व्याकरण इसी के आधार से ही गढ़ा जाता है। भाषा के इस विविध रूप में और भी एक रूप है जिसको हमने मिश्रित भाषा या संकर भाषा के रूप में जानते हैं। कई भाषाओं का मिश्रित रूप मिश्रित भाषा के रूप में जानी जाती है। जैसे मुंबईया हिंदी, मुंबई में बोली जाने वाली हिंदी। मराठी, गुजराती और कई हिंदी प्रदेशों के भाषा से मिश्रित यह हिंदी भाषा है जो मुंबईया हिंदी के नाम से जानी जाती है। भाषा का एक दूसरा स्वरूप यह भी है कि विशिष्ट वर्ग या व्यावसायिक भाषा। विशिष्ट वर्ग विशेष द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हमने विशिष्ट वर्ग की भाषा या व्यावसायिक भाषा के रूप में जानते हैं। जैसे डॉक्टरों के द्वारा प्रेस्क्रिप्शन में प्रयोग की जाने वाली भाषा वो वैद्यकीय व्यवसाय से संबंधित भाषा। जैसे एसी खाने से पहले लेने वाली दवाई, ओडी यानी दिन में एक बार लेने वाली दवाई को इंगित करता है। वैसे भाषा के दूसरे स्वरूप भी एक राज्य या प्रादेशिक भाषा के रूप में है। किसी राज्य में अधिकांश जनों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राज्य या प्रादेशिक भाषा के रूप में जानी जाती है। वैसे ही भाषा का दूसरा भी स्वरूप है जो राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। राष्ट्र के संपर्क की भाषा, किसी भी राष्ट्र में पूर्ण राष्ट्र में संपर्क के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कही जाती है। वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कही जाती है। एवं राजकीय कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम राजभाषा के रूप में जानते हैं। इस प्रकार भाषा के और भी कई स्वरूप हो सकते हैं। जैसे सांस्कृतिक भाषा, किसी भी संस्कृति से जुड़ी भाषा को हम सांस्कृतिक भाषा के रूप में जानते हैं। एवं भाषा का और भी एक स्वरूप है जिसको हमने कूट भाषा या कोड लैंग्वेज के रूप में भी प्रयोग करते हैं। मनोरंजन एवं गोपनीयता हेतु विशिष्ट शब्दों का विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाली भाषा को हमने कूट भाषा कहते हैं। जैसे लंका लग गई, यानी मैं समस्या में हूँ, इसको कहने के लिए लंका लग गई कूट का प्रयोग करते हैं। वैसा ही भाषा का अन्य एक रूप है अपभाषा, अशिष्ट, असभ्य एवं समाज द्वारा अस्वीकृत भाषा फिर भी प्रयोग की जाती है, अतः इस भाषा को अपभाषा के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार भाषा के कई रूप हो सकते हैं। आज हम इस सत्र में
भाषा, भाषा के विकास, भाषा की उत्पत्ति, भाषा के स्वरूप एवं भाषा के विविध रूप के बारे में जाने। आज इस सत्र में इतना ही। धन्यवाद। अगले सत्र में हम भाषा के अन्य कई स्वरूपों के बारे में जानेंगे। बोली एवं लिपि विकास के संदर्भ में भी जानेंगे। धन्यवाद।